प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी दुनिया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी। हाइगेन भैया की देन है जिसकी वजह से चैप्टर बन पाया। और बच्चों ये है उसका 8वां भाग। तो बच्चों लास्ट क्लास में 7वें पार्ट के अंदर हमने विवर्तन के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। विवर्तन या डिफ्रैक्शन क्या चीज होती है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको विवर्तन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो बच्चों विवर्तन एक ऐसा टॉपिक है जो इजीली डाइजेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, पहली बार में शायद मैंने भी कभी स्कूल में पढ़ा हो तो मुझे भी एकदम से समझ नहीं आया था। व्यतिगण एक बार के लिए फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है, विवर्तन जैसा टॉपिक एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी उनका ऐसा मानना होगा कि विवर्तन उन्हें समझ नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक ही सजेशन है, आप एक या दो बार वीडियो को वापस देखो, आराम से देखो, भले उसकी स्पीड स्लो करके देखो, तो अपने आप विवर्तन आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश तो की थी कि आप लोगों के लिए क्लियर पिक्चर सेट कर सकूं ताकि आपको विवर्तन समझ आ जाए। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो वो एक दो बार वीडियो को और देखें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लास्ट क्लास में जो अपन ने विवर्तन पढ़ा था उस पर एक भी न्यूमेरिकल हमने नहीं करा, ऑब्वियस है। तो उस पर एक एग्जाम्पल आज अपन करने वाले हैं और साथ के साथ अपन ये पढ़ेंगे कि विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर क्या होता है। ठीक है, अच्छा हमारी बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट टाइप आप ऐसा बोल सकते हो दिया हुआ है कि जिससे आप विवर्तन जो है परफॉर्म कर सकते हो। ये वैसे आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल में दो चीजें आती हैं जब आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, एक आता है प्रयोग और एक आता है क्रियाकलाप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी होती है विवर्तन की, डिफ्रैक्शन की, मैं आपको बता देता हूं कैसे होती है। वो क्या होती है बच्चों, अपन ब्लेड लेते हैं, दो ब्लेड लेते हैं, या तो एक ब्लेड को बीच में से तोड़ दो, जैसे नाई तोड़ता है ना उस तरह में डालने के लिए वैसे तोड़ दो, या फिर दो ब्लेडें ले लो और दो ब्लेडों को कुछ इस तरीके से रखो। अब देखो पिक्चर तो मेरे से नहीं बनेगी, मुझे पता है, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा फील तो आ ही जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर कौन सी कंपनी की ब्लेड है ये, इतनी गंदी सी हमने तो नहीं देखी। ठीक है, तो ये जो ब्लेड है इसको बहुत पास बिल्कुल बहुत क्लोजली लगा देते हैं और किसके ऊपर लगाते हैं, ग्लास की एक स्लैब लेते हैं, मतलब कांच की जो हमारे पास सिल्ली होती है उसके ऊपर चिपका देते हैं इन लोग इसको, और पूरे तरीके से इसको कागज से, काले कागज से इसको, पेपर पूरे काले कागज से इसको लपेट देते हैं। ठीक है, और बच्चों इसको बहुत जितना पास में लगा सकते हो उतना पास में लगा देते हैं, तो इस तरीके की एक स्लिट बन जाती है। ठीक है, एक झिर्री बन जाती है। फिर इसके ऊपर अपन लेजर लाइट डालते हैं, लाइटें शाइटें बंद कर देते हैं, लेजर लाइट डालते हैं, और लेजर लाइट डालने के बाद देखते हैं कि प्रकाश किस तरीके से अपने एक पॉइंट से जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, किस तरीके से वो इस तरीके से फैल रहा है। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करके आपके लिए सेपरेट एक 2-3 मिनट का वीडियो जो है इसके ऊपर डाल दूं। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको करके बता ही दिया है। तो बच्चों आज की हमारी क्लास है, जैसा मैंने आपको बोला, हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 10.5 है। उसके बाद अपन बात करेंगे, देखो लिखा है द्विस्लिट एवं एक स्लिट में अंतर, दोनों में डिफरेंस क्या है। और लास्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो कोशिश करेंगे इस टॉपिक को टच करें और इसको जितना हो सके उतना खत्म कर दें, वो है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। पर वो पढ़ने से पहले अपन समझेंगे कि विभेदन क्षमता एक्चुअली किस मर्ज की मतलब किस बला का नाम है ना, क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, इसके बारे में पहले भी हमने कभी पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। एग्जाम्पल जो हमारा पहला बच्चों ये रहा आप लोगों के लिए प्रश्न, आप लोग आराम से इसको रीड करो, तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने कहीं और से नहीं उठाया। प्रश्न हमारे पास, उदाहरण 10.3 में प्रत्येक झिर्री की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। उदाहरण 10.3 हमारा क्वेश्चन था जो हमने करा था और वो यंग के द्विस्लिट प्रयोग से रिलेटेड था। एकल झिर्री पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट के भीतर द्विझिर्री पैटर्न के 10 उच्चिष्ट प्राप्त हो सकें। अब प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आपका जो विवर्तन के जो भी पैटर्न्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं, इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपने को बोल रहा है कि
अगर ये जो पैटर्न हमें मिला विवर्तन का, इसमें क्या होने चाहिए, द्विजिह्वी के 10 उच्चिष्ट प्राप्त हो जाने चाहिए। अब द्विजिह्वी के 10 उच्चिष्ट देखिए आप लोग, 5 यहां से काउंट कर लो, तो इस तरीके का कुछ बनना चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा किसका, केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा किसका बच्चों, विवर्तन का, उसमें द्विजिह्वी पैटर्न के 10 पैटर्न्स या 10 उच्चिष्ट हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा पैटर्न बनाता हूं किसका, आपके विवर्तन का, तो उसके अंदर द्विजिह्वी प्रयोग के 10 हमारे पास आ जाने चाहिए, यानी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना। आप बुक में देखोगे तो इस एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर ये डायग्राम बना हुआ भी, तो ऐसा कुछ अपन से पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये अपन से पूछ रहा है कि क्या करूं कि मुझे मिल जाए। तो देखो बच्चों, हमने जो पढ़ा था विवर्तन के केस में, वो पढ़ा था थीटा बराबर, अगर आपको याद है तो एन लैम्डा बाय ए। ठीक है ना। केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो बच्चों पोजीशन होती है वो 0 पे होती है। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई होती है बच्चों, वो चौड़ाई किसके बराबर होती है, 2 लैम्डा अपॉन ए। ये किसके बारे में बात चल रही है, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो हमारे अकॉर्डिंग विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की ये चौड़ाई है, और हम क्या चाहते हैं, इस केंद्रीय उच्चिष्ट में द्विजिह्वी प्रयोग के 10 उच्चिष्ट आ जाए। मतलब इतने एरिया में, इतने रीजन के अंदर द्विजिह्वी प्रयोग के 10 उच्चिष्ट शामिल हो जाए। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम से वापस एक्सप्लेन करूं, अगर ये उच्चिष्ट था तो इस उच्चिष्ट की, जिसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 2 लैम्डा अपॉन ए, इसके अंदर 10 आपके द्विजिह्वी के वो आ जाए। अब 10 तो बनेंगे नहीं, देखो जितने बनेंगे मैं आपको समझाने की बस कोशिश कर रहा हूं। तो इतने एरिया में द्विजिह्वी प्रयोग के 10 पैटर्न आ जाए, और द्विजिह्वी के अंदर अपन ने पढ़ा था लैम्डा डी बाई डी। ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ा था एन लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि उच्चिष्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उसकी चौड़ाई से मतलब है। तो आई होप सबको चौड़ाई याद होगी कि द्विजिह्वी प्रयोग के अंदर जो एक उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है बच्चों, बीटा से रिप्रेजेंट करा था, वो हमारे पास निकला था लैम्डा बाई डी। ये हमने फॉर्मूला निकाला था, ये हमने क्या निकाला था, उच्चिष्ट या निम्निष्ट दोनों की एक ही चौड़ाई थी। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं चाहूंगा इतने रीजन के अंदर, विवर्तन के इतने रीजन के अंदर ऐसी 10 चौड़ाई, मतलब ऐसी 10 फ्रिंजेस बन जाए। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, 10 बीटा जो किसके बराबर रखना पड़ेगा, थीटा के, क्योंकि मैं चाहता हूं इतने रीजन के अंदर ऐसी 10 फ्रिंजेस आपकी बन जाए। तो हमारे पास हो गया 10 लैम्डा बाय डी बराबर 2 लैम्डा बाय ए। तो लैम्डा से आपका लैम्डा कट गया, ये 2 पंजे, अच्छा आप लोगों को में से कईयों को नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, मैं इसका रीअरेंजमेंट कर देता हूं। तो ए उधर चला गया और 2/10 डी आ गया। ठीक है, सॉल्व करा, 5 बार कट गया। तो बच्चों जो झिर्री की चौड़ाई है वो दोनों स्लेटों के बीच की दूरी का 1/5 होनी चाहिए। इसने पूछा ना अपन से, क्या बोला अपन से, प्रत्येक झिर्री की चौड़ाई। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बोल सकते हैं, अगर आप एक सिंगल स्लिट की विड्थ निकालना चाहते हो तो वो द्विझिर्री के बीच की दूरी का 1/5 होना चाहिए। ठीक है ना, अतः झिर्री की चौड़ाई, अतः झिर्री की चौड़ाई झिर्रियों के बीच की दूरी का 1/5 गुना होना चाहिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक उच्चिष्ट बन रहा है, किसका, केंद्रीय उच्चिष्ट विवर्तन का, और इसमें हम चाहते हैं जो द्विझिर्री प्रयोग थे उसके 10 उच्चिष्ट आ जाएं। तो हमने इसकी जो भी इसने जितना भी एरिया लिया था उसमें 10 उच्चिष्टों का एरिया जो है दोनों को आपस में बराबर रख दिया, उनकी तुलना कर दी। ठीक है, आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी। ये झिर्री है बच्चों, सब में ना र लगेगा ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों द्विस्लिट एवं एक स्लिट में अंतर क्या है। देखो पहली बात तो दोनों ही व्यतिकरण होते हैं, चाहे विवर्तन पढ़ो, चाहे व्यतिकरण, चाहे आप द्विझिल्ली प्रयोग पढ़ो, चाहे एकल झिल्ली प्रयोग पढ़ो,
एकल झिर्री प्रयोग में मैंने आपको बोला था कि जो झिर्री है, मतलब जो हमारे पास स्लिट है, उस स्लिट का हर पॉइंट एक स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा है, मतलब व्यतिकरण तो उसमें भी हो रहा है, ठीक है, इंटरफेरेंस तो उसमें भी हो रहा है लाइट का। बट अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस के बारे में बात करूं, पहला डिफरेंस तो साफ साफ समझ आ रहा है, इसमें लिखा है द्विस्लिट और इसमें लिखा है एकल स्लिट। तो बच्चों कुछ डिफरेंस हमें पता ही है, जैसे कि पहला डिफरेंस कि इसमें 2 स्लिटें उपयोग की गई है और उसमें हमने सिर्फ एक ही स्लिट से काम चला लिया। तो अपन लिख देते हैं इसमें 2 स्लिटें उपयोग में ली गई हैं, जबकि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें सिर्फ इसमें एक स्लिट से व्यतिकरण किया जाता है, उसमें 2 स्लिटों से किया जाता है, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो मैं यहां पे भी करेक्शन करके लिख देता हूं, इसमें 2 स्लिटों से व्यतिकरण किया जाता है ना, ऐसा लिख देते हैं अपन, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले भी लिखा था वो भी करेक्ट था, पर इससे ज्यादा अच्छा इफेक्टिव आता है। 2 स्लिटों से व्यतिकरण किया जाता है, व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि भाई इसमें जो हमें अलग अलग उच्चिष्ट मिले थे, उन सारे उच्चिष्टों की तीव्रता समान थी, जबकि इसमें जो सेंटर वाला था, जो केंद्रीय उच्चिष्ट था, उसकी तीव्रता अधिकतम थी और उससे दूर जाने पर तीव्रता क्या होती जाती थी, घटती जाती थी। हम इसमें लिखेंगे, इसमें प्रत्येक उच्चिष्ट की तीव्रता यानी इंटेंसिटी, उच्चिष्ट मतलब आपके ब्राइट फ्रिंज जो बनती थी, प्रत्येक उच्चिष्ट की तीव्रता समान होती है, जबकि इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम एवं इसके बाद सभी उच्चिष्टों की तीव्रता केंद्र से दूर जाने पर घटती जाती है, केंद्र से दूर जाने पर घटती जाती है। ठीक है, ये इसके बीच में दूसरा डिफरेंस। बच्चों तीसरा डिफरेंस, इसमें सारे उच्चिष्टों की चौड़ाइयां समान थी, ठीक है, लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी, लेकिन इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो होती है बाकी सारे उच्चिष्टों की चौड़ाई की जस्ट डबल होती है। इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट होता था 2 लैम्डा अपॉन ए, बाकी सारे होते थे लैम्डा अपॉन ए। तो तीसरा पॉइंट अपन इसी पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें सभी उच्चिष्टों की चौड़ाई समान होती है, और इसमें अपन क्या बोलेंगे, इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों से दुगनी होती है, अन्य उच्चिष्टों से दुगनी होती है, दुगनी होती है। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी।
तो ये 3 मेजर पॉइंट है हमारे पास किस किस के बीच में, एकल झिर्री द्विझिल्ली प्रयोग एवं एकल झिर्री प्रयोग के बीच में। ऑल्दो होना दोनों से व्यतिकरण है, बट इसमें 2 स्लिटों से होता है, इसमें 1 स्लिट से होता है। इसमें तीव्रता जो होती है वो सबकी एक जैसी होती है, मतलब जो सेंटर में बनी हो चाहे इधर बनी, मतलब सबको हम एक नजर से देखते हैं। हाँ, सारे भारतवासी समान है, ठीक है, हमारे लिए, और सब एक जैसे हैं, तो इसके अंदर हम सबको एक जैसा मान के चलते हैं। लेकिन इस वाले केस में भाई साहब बीच वाला, सेंटर वाला जो है वो भाई साहब बहुत तगड़ा है, उसकी तीव्रता अधिकतम होगी, बाकी सबकी तीव्रता समय के मतलब दूरी के साथ साथ घटती जाती है। इसमें सारे उच्चिष्टों की चौड़ाई भी सेम होती है, लेकिन ये फिर डिस्क्रिमिनेशन कर गया, बोले बीच वाले की चौड़ाई ज्यादा बाकी सबकी कम। ठीक है, आई होप ये मेजर 3 डिफरेंस आप लोग को समझ आ गए होंगे। तो बच्चों इस जो हमारा वीडियो है इसमें 2 पार्ट हमने खत्म कर दिए हैं। अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो है हमारे पास विभेदन क्षमता। पर विभेदन क्षमता पढ़ने से पहले हमें विभेदन सीमा भी पढ़नी पड़ेगी। तो समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली है, बहुत प्यारी पिक्चर डाली है, कहीं क्या बहुत अच्छा सा सीन है, इसमें आपको गाड़ियां चलती हुई दिख रही है एक ब्रिज के ऊपर, ठीक है, और कुछ अलग अलग नाम्स भी दिख रहे हैं, आई डोंट नो क्या लिखे हैं वो, ठीक है। तो बच्चों विभेदन सीमा का क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। विभेदन सीमा या क्षमता, देखो बच्चों मैं हूं ऑब्जर्वर, अभी मैं अपने आप को रेड कलर से बना देता हूं ना, मैं ऑब्जर्वर हूं, ये मेरी आंखें हैं, आंखें मिलाए, अच्छा देखो मेरी आंखें जो है ना, मेरे उससे एलियन बन गया हूं मैं, एक आंख वाला एलियन हूं समझो, एक आंख वाला एलियन हूं। मैं देख रहा हूं कि यार भाई ये तो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रही है ना, कोई टेंशन नहीं। इसने मेरी आंखों पर जितना कोण बनाया उसी के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि 2 अलग अलग स्रोत है, बिल्कुल सेपरेट स्रोत है, और मैं आराम से इनको देख पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखो जरा, इसके अंदर ये भी मुझे दिख रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट दोनों अलग अलग सेपरेट सोर्सेस मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इस वाले के अंदर ये तो मुझे बिल्कुल सेपरेट नहीं दिख रहे हैं। मतलब विभेदन क्षमता का मतलब क्या होता है कि 2 स्रोत हैं और वो 2 स्रोत आपसे बहुत दूर रखे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे, उसको कितना पास लाना पड़ रहा है ताकि आप उसको 2 अलग अलग स्रोतों के रूप में देख सको। जैसे होता है ना, कार या कोई भी गाड़ी जो हमारे से बहुत दूर, बहुत 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 दूर होती है, जैसे इस केस में है, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि दोनों एक ही सोर्स है, उसकी 2 हेडलाइट को आप कंसिडर कर लो, 2 स्रोत हैं, वो हमें लगता है कि एक ही स्रोत है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास में आना स्टार्ट होती है वैसे वैसे हमें समझ आता है यार ये तो एक नहीं, ये तो 2 स्रोत हैं। तो बच्चों जिस पॉइंट पे हमें दोनों अलग अलग स्रोत दिखने लग जाए उसको अपन बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इसमें विभेदन क्षमता का मतलब यही होता है, ठीक है, कि जब हमें 2 अलग अलग स्रोत जो है, मतलब 2 स्रोत है वो अलग अलग सेपरेटली दिखने लग जाए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर विभेदन क्षमता पढ़ने से पहले एक टर्म हमें पढ़नी पड़ेगी, इसको बोलते हैं विभेदन सीमा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं विभेदन सीमा के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट। तो बच्चों ये विभेदन सीमा क्या चीज होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई मान लो तुम्हारे पास ये 2 स्रोत है, पहला स्रोत और ये दूसरा स्रोत है, ठीक है ना। अब ये जो पहला स्रोत और दूसरा स्रोत है, तो आप अगर आप इनको अलग अलग देख पा रहे हो, आपका ये नेत्र है, ये रहा आंखें आपकी, है ना, काली काली की जगह तो सफेद सफेद आंखें हो गई। तो बच्चों ये दोनों के दोनों स्रोत आपकी आंखों पर कुछ ना कुछ कोण बनाएंगे, सही है। तो वो न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच की, वो न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच की जिसमें ये दोनों एक दूसरे को आपको, जिसमें ये दोनों आपको बिल्कुल सेपरेट सोर्सेस दिखने लग जाएं, 2 अलग अलग स्रोत दिखने लग जाएं, तो इनके बीच की उस दूरी को अपन बोलते हैं विभेदन सीमा। ठीक है, यानी 2 स्रोतों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे वो दोनों स्रोत, जो भी हमारा ऑब्जर्वर है, जो भी प्रेक्षक है, उसको वो क्या दिखने लग जाए, बिल्कुल अलग अलग दिखने लग जाए, बिल्कुल सेपरेट दिखने लग जाए, ठीक है, पृथक दिखने लग जाए। तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे 2 स्रोतों के मध्य की, 2 स्रोतों के मध्य की वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिससे
वे स्रोत प्रेक्षक को, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, जैसे हमें इस केस में प्रेक्षक को पृथक पृथक मतलब अलग अलग दिखाई दे, दिखाई दे। ठीक है, तो रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, मतलब ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब रिजॉल्विंग लिमिट जितनी कम होगी ना, जितनी भी इन स्रोतों के बीच की दूरी कम होगी, हमारी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चों विभेदन सीमा के बाद अगर मैं विभेदन क्षमता के बारे में आपसे बात करूं तो विभेदन क्षमता क्या होता है, विभेदन क्षमता हमारा बराबर होता है विभेदन सीमा का व्युत्क्रम, विभेदन सीमा का व्युत्क्रम। ऑब्वियस ही बात है ना यार, दो स्रोत जितने पास में रखे हुए हैं और जितना भाई आप, मैं एक जगह खड़ा हूं, दो स्रोत मेरे से दूर रखे हुए हैं, तो अब अगर वो बहुत क्लोज रखे हुए हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो भी, मतलब मैं हूं ना, मेरी आंखें हैं या कोई भी प्रकाशिक उपकरण है, वो उसको आराम से अलग अलग बता रहा है ना, बहुत पास में रखे हुए हैं लेकिन फिर भी उसको अलग अलग दिखा पा रहा है। दो स्टार जो बहुत दूर है, कोई दूरदर्शी उसको आराम से अलग अलग दिखा पा रहा है, इसका मतलब उसकी विभेदन क्षमता काफी ज्यादा है क्योंकि उसकी विभेदन सीमा बहुत कम है। तो बच्चों विभेदन सीमा जितनी कम होगी, यानी इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, हम उतना ही ज्यादा उनको इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं। मतलब इस उपकरण की, जिससे भी आप देख रहे हो, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा अच्छा उपकरण होगा। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, जितना क्लोज रख सकते हो रखो रखो रखो, पास लाते जा रहे हो लाते जा रहे हो लाते जा रहे हो लाते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको दोनों एक जैसे दिखने लग जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स होते हुए दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप क्लोज लाते जा रहे हो लाते जा रहे हो लाते जा रहे हो लाते जा रहे हो, मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे दोनों अलग अलग दिखने लग गए, तो इन दोनों स्रोतों के बीच की भी जो दूरी है उसको मैं क्या बोलूंगा, विभेदन सीमा बोलूंगा। जैसे मान लो मेरे पास दो अलग अलग दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी, मान लो ये पहला सूक्ष्मदर्शी है जिसके लिए दो वस्तुओं के बीच में लगभग इतनी दूरी होनी चाहिए ताकि हम आराम से दो वस्तुओं को सेपरेटली देख सकें। एक दूसरा सूक्ष्मदर्शी है, वो बोलता है नहीं यार मेरे लिए तो अगर स्रोत यहां पे भी हो जाएंगे ना तो चल जाएगा, मैं उनको अलग अलग आराम से देख पाऊंगा। तो उसने बोला मेरे लिए तो विभेदन सीमा ये है, और दूसरे वाले ने बोला मेरे लिए विभेदन सीमा जो, इसके लिए चलो इसको D2 बोल देते हैं, इसको D1 बोल देते हैं। तो ऐसे साफ साफ समझ आ रहा है D1 के लिए D2 से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं विभेदन क्षमता के बारे में बात करूं, रिजॉल्विंग पावर के बारे में बात करूं, तो किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली वाली यार, इस येलो कलर वाले की, क्योंकि उसके लिए दो स्रोत काफी पास में रखे हुए हैं, फिर भी वो उन दोनों को रिजॉल्व कर पा रहा है, विभेदित कर पा रहा है, अलग अलग कर पा रहा है, सेपरेट कर पा रहा है। तो इसका मतलब विभेदन सीमा जितनी कम होगी, विभेदन क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, हमारी आंखों की भी कुछ विभेदन क्षमता होती, वो भी अपन देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अभी नहीं, किसी बाद के लेसन में। तो आई होप यहां तक सबको बात समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब हमारे सिलेबस के अंदर माइक्रोस्कोप यानी हमारा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा और क्षमता हमें निकाल के दे रखी है, वो हमें यहां पर निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो उसको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक चीज और, ये जो विभेदन सीमा है ये किसके बेसिस पे जज होती है? ऑब्वियसली हमारे नेत्रों पर बनने वाले कोण के बेसिस पर। क्या ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि जो विभेदन सीमा है वो हमारी आंखों पर बनने वाले कोण पर निर्भर करती है? चलिए इस डायग्राम पे वापस आते हैं। मान लो ये हमारे पास दोनों के बीच की दूरी d है जो विभेदन सीमा है, और मान लो मानव नेत्र से या उस उपकरण से दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कितनी है? d। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं भाई, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि ये मतलब बहुत दूर है तो बहुत छोटा सा कर्व बनेगा, सेकेंड चैप्टर में जो पढ़ा था, तो यहां पे बन जाएगा हमारे पास थीटा बराबर d बट्टा d। सही है, तो अगर मुझे इसमें से d निकालना है तो d किसके बराबर हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा थीटा इंटू d के। यानी विभेदन क्षमता का मेरे पास एक फॉर्मूला भी निकल आया यार, विभेदन क्षमता का एक फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया, वो किसके बराबर? 1 बटा थीटा इंटू डी के, जहां थीटा क्या है? उसके द्वारा मानव नेत्र या उस उपकरण पर बना हुआ कोण, और साथ के साथ उस उपकरण की उन स्रोत से दूरी। और यहां से एक चीज और समझ आ रही है, दूरी जितनी ज्यादा होगी विभेदन क्षमता उतनी कम होगी, मतलब इनका गुणनफल। ठीक है,
आई होप बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो दो वस्तुएं बच्चों, जब दो वस्तुओं को, जैसे कोई भी प्रकाशिक उपकरण अगर आप यूज कर रहे हो, तो जब प्रकाशिक उपकरण से अगर आप दूर की किसी वस्तु को देखोगे ना, तो उससे जो पैटर्न हमें मिलेंगे ना, एक्चुअली वो विवर्तन जैसे होंगे। मतलब ऐसा नहीं उस ऑब्जेक्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज आपके पास मिल जाएगा, आपको उसकी इमेज कुछ इस तरीके की मिलेगी। याद है मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, ये पहला सर्किल होगा जिसको अपन केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं, फिर उसके चारों तरफ एक और सर्किल, एक और सर्किल, एक और सर्किल, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट में आपको लास्ट क्लास में बताया था, दिखाया था पीएचईटी पे। तो बच्चों वही वाला केस है कि इसकी वजह से जो पैटर्न हमें मिलने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के मिलेंगे, और इस तरीके इसकी वजह से जो पैटर्न मिलने वाले हैं वो भी ऐसे मिलेंगे। तो बच्चों अगर ऐसा हो, देखो अब एक बार चीज नोटिस कीजिए, ये इसका केंद्रीय उच्चिष्ट है, ये इसका प्रथम निम्निष्ठ है। तो बच्चों जब दूसरे वाले का, यहां पे देखो ये दूसरे वाले का उच्चिष्ट है, जब दूसरे वाले का उच्चिष्ट पहले वाले के केंद्रीय उच्चिष्ट और पहले निम्निष्ठ के बीच में जाके गिर जाए, यहां से सुनना, अगर दूसरे वाले का उच्चिष्ट पहले वाले के केंद्रीय उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ के बीच में जाके गिर जाए तो उसको अपन बोलते हैं अनरिजॉल्व्ड, ठीक है ना, अपृथकित। मतलब उसको अपन रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये उपकरण जो है उनको अलग अलग नहीं कर पा रहा है, सेपरेट करके नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है। तो कब का केस, यदि दूसरे का केंद्रीय उच्चिष्ट, दूसरे का केंद्रीय उच्चिष्ट प्रथम के केंद्रीय उच्चिष्ट प्रथम के केंद्रीय उच्चिष्ट एवं प्रथम निम्निष्ठ के मध्य हो। ठीक है बच्चों। दूसरा केस होता है जस्ट रिजॉल्व, मतलब अगर ऐसा हो जाए कि पहले वाले का, अब अपन थोड़ा दूर दूर कर रहे हैं ना दोनों ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो दोनों स्रोत है ना उनको दूर कर रहे हैं ताकि वो रिजॉल्व हो जाए। तो बच्चों अगर सेकंड वाले का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो फर्स्ट वाले के, ध्यान से सुनना, अगर सेकंड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा केंद्रीय उच्चिष्ट प्रथम वाले के निम्निष्ठ पे जाके गिरे, देखो ये गिर रहा है, और इसमें भी इसका केंद्रीय उच्चिष्ट इसके निम्निष्ठ पर गिर रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों जस्ट रिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व, ठीक है ना, पूर्णतः पृथक्कित, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, यदि दोनों के केंद्रीय उच्चिष्ट, दोनों के केंद्रीय उच्चिष्ट दोनों के केंद्रीय उच्चिष्ट एक दूसरे के प्रथम निम्निष्ठ के साथ अतिव्यापन करें, ठीक है ना, ओवरलैपिंग, अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग करें। ठीक है। तो बच्चों इस केस में दिखेगा क्या, क्या कहने का क्या मतलब है, इनके कहने का मतलब है जैसे पहला स्रोत है और दूसरा स्रोत मान लो इसी के बहुत क्लोज है, मतलब इतना पास में कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि दोनों स्रोत अलग अलग हैं, और आपको ऑलमोस्ट स्रोत जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, आप जज ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दोनों स्रोत एक दूसरे के ऊपर ही हैं। तो आपको ये लग रहा है कि दोनों स्रोत एक्चुअली एक है, लेकिन जैसे वो आपके पास आना स्टार्ट होते हैं और मान लो स्रोत कुछ इस तरीके का हो गया,
देखो ये इसका सेंटर है और मान लो दूसरा वाला कुछ इस तरीके का है, ठीक है। मतलब पहले वाले का जो सेंटर है, पहले वाले का जो सेंटर है उससे दूसरे वाले की परिधि पास हो रही है, और जो दूसरे वाले की परिधि है वो सेकंड वाले के सेंटर से पास हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। मतलब हमें दिख रहा है, मतलब अतिव्यापन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन हमें अभी भी समझ आ रहा है कि हाँ भाई दो अलग अलग स्रोत वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर इससे कम हो जाए, जैसे ऊपर वाले केस में, या तो पूरी तरीके से ओवरलैप ही कर दें, या तो फिर ऐसा हो जाए कि ऐसी कुछ कहानी बन जाए, ये पहला वाला है, इस वाले का केंद्र ये रहा, और ये दूसरा वाला है जो कुछ इस तरीके से हो गया है ना, कुछ इस तरीके से, तो ये अनरिजॉल्व, हम इसको समझ नहीं पाएंगे, ना ही हमारा प्रकाशीय उपकरण इसको देख पाएगा। एक थर्ड केस और होता है रिजॉल्व, उस केस में इन दोनों के बीच की दूरी और ज्यादा होती है, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दो केसेस मेन होते हैं। अगर हमें दो वस्तुओं को ऑलमोस्ट सेपरेट देखना है तो हमें इस केस का यूज करना पड़ेगा, और अगर मैं इनको और थोड़ा शिफ्ट करना स्टार्ट कर दूं तो फिर मुझे अलग अलग स्रोत की बातें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों अपन बात करने वाले हैं हमारे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में, ठीक है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ये अपन निकालने वाले हैं, यानी हम एक टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर निकालेंगे। टेलीस्कोप का क्या काम होता था, दूर की चीजों को देखना, दो तारे देखोगे, दो प्लैनेट देखोगे, है ना, वो देखोगे आप लोग। तो अब इसके अंदर आप सबको थोड़ा सा अगर आइडिया हो, याद हो, तो हमारे पास दो लेंसेज हुआ करते थे। एक बड़ा लेंस होता था, उसको अभिदर्शक लेंस बोलते थे। एक छोटा लेंस होता था, उसको नेत्रिका बोलते थे, है ना। दो वस्तुएं बहुत दूर पर रखी हुई और उससे आप उसको देखा करते थे, ठीक है। तो किसी भी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, इससे पहले मैं आपको विभेदन सीमा बता देता हूं। तो दो वस्तुएं मिलकर के, मान लो दो तारे हैं, और उन्होंने, इन लोगों ने मिलकर के हमारे लेंस के ऊपर जितना भी कोण बनाया ना, थीटा, उसको अपन बोलते हैं पहले तो इसकी विभेदन सीमा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दो अनंत पर रखी वस्तुओं द्वारा, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत पर रखी वस्तुओं द्वारा अभिदर्शक पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं अपन, इसकी विभेदन सीमा, और उसका उल्टा विभेदन क्षमता को विभेदन सीमा कहते हैं, ठीक है, विभेदन सीमा कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका उल्टा कर लो तो विभेदन क्षमता आ जाएगी। तो विभेदन क्षमता किसके बराबर हो गई, ये जो हमें कोण मिला ना, इसका उल्टा। बच्चों इस कोण को अपन यहां पे ले लेते हैं डेल थीटा से, ठीक है। जो भी कोण में अंतर है उसको डेल थीटा पे आप लेना चाहो तो ले लो। उस पिक्चर को हटा करके अपन एक रफ फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास लेंस है ना, और हमें अभिदर्शक लेंस है मतलब ऐसे भी, और ये दो बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु। इन लोगों ने जितना भी कोण इस पे बनाया है उसी को अपन बोल रहे हैं बच्चों डेल्टा थीटा, ठीक है। इस दूरी को अपन बोल देते हैं, आप जो भी बोलना चाहो, एल डी जो भी आप बोलना चाहो, तो उसको अपन चलो डी बोल देते हैं, ठीक है। और मान लो ये दूरी हमारे पास बड़ा वाला डी है, तो बच्चों डेल्टा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पता है आपको, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या डी बट्टा अपॉन बड़ा वाला डी। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन से हमें पता पड़ा कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। और बच्चों ये जो डी होता है, ये जो हम डी यहाँ पे यूज करेंगे, इसकी जगह अपन यूज करेंगे इस लेंस का एपरेचर। इस डी की जगह हम क्या यूज करेंगे, लेंस का एपरेचर, मतलब इसका द्वारक। तो ये डी की जगह अपन रिप्लेस करेंगे इसका द्वारक, जो कितना आएगा, डी बराबर 2 है। तो बच्चों डेल्टा थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1.22 लैम्डा अपॉन 2a। आप इसको इससे काट दो, 2 छिंग 12 और 2 एकम दे 2। ध्यान रखना ये पूरा 2 है ना,
ये पूरा 2 है। हम सिमेट्री से बता सकते हैं कि जो d है वो 2a के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया 0.61 लैम्डा अपॉन ए। ये किसका माना है बच्चों हमारे पास? ये माना है हमारे पास लैम्डा टी का। पर हमें तो विभेदन क्षमता चाहिए, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? इसका उल्टा कर लो, 61 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, नहीं ए ऊपर चला जाएगा, चलो पहले मैं लिख देता हूं। तो ए अपॉन 0.61 लैम्डा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास विभेदन क्षमता। आई होप बच्चों को यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों एक चीज यहां पर और है जो मैं यहां पे आपको और बता देता हूं, वो ये है कि भाई प्रकाश तो बहुत दूर से आ रहा है, तो उससे जब प्रकाश आएगा तो क्या होगा? इस लेंस के कॉर्नर से बेंड हो जाएगा और हमें जो पैटर्न मिलेंगे वो विवर्तन के पैटर्न मिलेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट मिल रहा है, इसकी जो त्रिज्या होती है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है आपको डायरेक्ट ही पढ़ना है, सिलेबस में इतना डिटेल में ही दे रखा। वो आर नॉट किसके बराबर होता है बच्चों? डेल थीटा इंटू एफ। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? डेल थीटा इंटू एफ। डेल थीटा या 0.61 लैम्डा बट्टा है, वो रख दो, देख लो ये फॉर्मूला आ गया ना तुम्हारे पास एनसीईआरटी के डायग्राम में जो दे रखा है, 0.61 लैम्डा बट्टा ए इंटू एफ। तो बच्चों ये हमारे पास दूरदर्शी के लिए जो भी केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा उसकी त्रिज्या हमारे पास आ गई है। ठीक है बच्चों, तो आई होप सबको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा जो होती है वो डेल्टा थीटा के बराबर होती है और विभेदन क्षमता जो होती है वो ए बटा 0.61 लैम्डा की इक्वल होती है। यहाँ एक चीज और नोटिस करो, क्योंकि विभेदन क्षमता जो है वो लैम्डा की व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू बढ़ाई तो विभेदन सीमा कम हो जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू को कम करी तो विभेदन क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। तो हम कम लैम्डा वाली लाइट का यूज करते हैं अगर हमें दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाना है तो। ठीक है बच्चों, तो एक और है हमारे पास सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता भी है, बट वो बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लेसन ऑलरेडी बहुत लंबा खिंच चुका है। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन हमारे पास ये रह गया है, पर चलो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। 12 का पेड बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं करा एनरोल कर लो, नीचे नंबर फ्लैश हो ही रहे हैं। 11th का पेड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। अपने छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहनों को इनकरेज करो कि वो भी कोर्स ज्वाइन करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।